हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके जो जीएस पॉइंटर के पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। जीएस एनवायरनमेंट की 2 वीडियो आ चुकी हैं जीएस पॉइंटर से, और साथ ही साथ एक पॉलिटी की भी वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब जो हम नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जो थर्ड वीडियो है, इसके अंदर जीएस पॉइंटर के ये जो चैप्टर था पर्यावरण एवं सतत विकास, उसके कुछ पॉइंट बच गए थे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट देखिए, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है पर अविषमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अविषमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। मैंने बताया था 1992 में क्या हुई थी, अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको डिस्कस करना, कि जो भी पर्यावरण में लॉस हो रहे हैं उनको डिस्कस करना, और उनके लिए कोई एक ढांचा क्रिएट करना जिससे कि हमने इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसी के तहत अब भाई पैसा भी तो चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आपको अफॉरेस्टेशन करना है, फॉरेस्ट लगाने हैं, या फिर आपको और भी काम करने हैं, तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहाड़ वगैरह आ गई, तो वहाँ पे आपको अडेप्टेशन दिखाने के लिए वहाँ पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे में कुछ एक फाइनेंशियल फैसिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए 1992 में ही ग्लोबल फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का प्रोविजन रखा गया था, जिसे बोलते हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी मीन्स GEF। तो ये वित्तीय क्रियाविधि बनाई गई थी के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा मीन्स ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरमेंटल जो फैसिलिटी है की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अभी हमने देखा कि रियो अर्थ समिट जो हुई है 1992 में, उसी के दौरान। अब जो लीस्ट डेवलप कंट्रियां हैं, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि LDC कंट्रीज़ फंड उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? अब वो जो लीस्ट डेवलप कंट्रियां हैं, जो LDC कंट्रीज़ हैं, उनके पास क्या होता है कि अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से ग्लेशियर जो होते हैं ना, बहुत फास्ट से मेल्ट करते हैं, और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, जो पानी है उसका जो प्रभाव है वो समुद्र के अंदर बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो छोटे छोटे जो कंट्रियां हैं, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, जो लीस्ट डेवलप कंट्रियां हैं, उनके लिए बहुत खतरा बढ़ जाता है। तो भाई उनको पैसा चाहिए अडेप्टेशन के लिए, ठीक है, और अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो उससे मिटिगेट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उनके लिए भी एक सेपरेट फंड क्रिएट किया गया था, जिसे बोलते हैं LDC फंड। क्या बोलते हैं? LDC, लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड। अल्प विकसित देशों के लिए एक फाइनेंशियली और एक निधि बनाई गई थी, जिसे बोलते हैं LDC फंड। पैसा कहाँ से आता है इसके अंदर? वो आता है GEF से, मीन्स ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो GEF है उसका ट्रस्टी कौन है? तो ध्यान रखना कि जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है उसका ट्रस्टी कौन है? वो वर्ल्ड बैंक है अपना। कौन है? वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इसका ट्रस्टी है। वर्ल्ड बैंक इज ट्रस्टी ऑफ GEF। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई थी। अब एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड बनाया गया था। वो बनाया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 की बैठक मराकास में हुई थी, से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। अब जो मैंने देखा था कि 1992 में जब रियो के अंदर अर्थ समिट हुई, उसके बाद कंटिन्यूसली हर साल 1993 में, 1994 में क्या होती थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी, COPs होती थी लीडर्स की। तो ऐसे ही करके जो 7वीं बैठक हुई थी, 7वीं बैठक हुई मराकास के अंदर। कहाँ हुई? मराकास के अंदर। मराकास के अंदर 7वीं बैठक हुई,
और इसी 7वीं बैठक के अंदर क्या किया गया, एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना करी गई थी। तो यही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 की बैठक में एक स्पेशल मरकज़ से प्राप्त निर्देशों के आधार पर एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड बनाया गया था। वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं, तो वो कौन है, नोको इशी हैं। आप अभी चेक कर लेना प्रेजेंट में कोई चेंज तो नहीं हुए हैं। तो 2018 का जो PDF इसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ था, पर्यावरण की क्षति हुई थी। कहाँ, पलाची माड़ा में। तो ये कहाँ पर है, पलाची माड़ा पड़ता है केरल के अंदर। अब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है, मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं छाता विधान। छाता विधान मीन्स अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। क्यों अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं इसे? क्योंकि बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल प्रोविजंस हैं जो कि अदर एक्ट के अंडर भी हैं, जैसे वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, उस सारे के लिए वो सारे जो एक्ट हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? वो सारे आ जाते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, EPA के अंदर। इस वजह से कि अब इसके अंदर आ जाते हैं, अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं सारे एक्ट, तो इसकी वजह से बोल देते हैं क्या, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है और एक छाता विधान है। क्या है? छाता विधान है। ठीक है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था। क्या किया था? भारत जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986। अब जो भी डिसीजन 1972 की इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस के अंदर लिए गए थे, उस जिसे एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो मैं इसे रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि आपको याद बनी रहे चीज़ें। तो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी कदम उठाए गए थे उनको कार्यान्वित करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। कब? 1986 में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब एक चीज़ समझिए कि जो जेनेटिक प्रोडक्ट वो क्या होते हैं? जेनेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? जेनेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई, जेनेटिक्स प्रोडक्ट मतलब जिनके जीन्स में, जिन प्रोडक्ट की जीन्स को कन्वर्ट कर करके बनाया जाता है, उन्हें बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट। जैसे कि GM मस्टर्ड, ये किससे रिलेटेड है? ये सरसों से रिलेटेड है। तो सरसों जो है, जो मस्टर्ड है, अगर इनके अंदर कोई, अगर सरसों आप किसी खेत में कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से वो फसल लॉस हो जाती है और या फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उनके जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं, जिसमें से जो जीन्स मॉडिफिकेशन की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जीन का जो मॉडिफिकेशन तुमने किया है वो इन्वायरमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए वो सही है कि नहीं है, इसको जो कमेटी जो अप्रूवल देती है वो कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। क्या बोलते हैं इसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। पहले इसको अप्रूवल कमेटी बोलते थे, इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बोलते हैं। इस कमेटी को, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके अंदर हुआ है? वो हुआ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी हमने देखा था 1986, उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण मंत्रालय के अंदर ये आती है। किसके अंदर आती है? जो हमारा पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके अंदर ये कमेटी आती है। क्या नाम है इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट हैं उनको अप्रूवल देने के लिए ये कमेटी काम करती है। तो आगे का स्टेटमेंट देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसके अंदर किया गया है? वो किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। दूसरा स्टेटमेंट, तो अभी हमने देखा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से सेटअप करी गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। क्या क्या रखे जाएंगे? अब वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। हिंदी में कहें तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, उसे बोलते हैं क्या? अप्रेजल कमेटी। किसके अंदर सेटअप करी गई है? तो इतना याद रखिए कि जो GEAC है, GEAC जो भी एनवायरमेंटल प्रोडक्ट हैं, जो भी GM प्रोडक्ट हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो GM मस्टर्ड हो, BT ब्रिंजल हो, इन सबको अप्रूवल देती है GEAC। और GEAC जो बॉडी है ये आती किसके अंदर? ये सेटअप करी गई थी किसके अंदर? EPA के अंदर सेटअप करी गई थी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेटअप करी गई थी, जो कि 1986 में पास किया गया था। और ये किसके बेसिस पे पास किया गया था? किन क्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए पास किया गया था? वो किया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी इनिशिएटिव लिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 पास किया। इसे छाता विधान भी बोलते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस बॉडी के अंदर आती है? GEAC वो आती है जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, ये करंट से क्वेश्चन था, उस करंट में न्यूज़ में रहा होगा उस समय। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वो है मिश्र सेचन, कार्बनिक खादें का यूज़ करना, नाइट्रोजन यौगिकर पौधे का यूज़ करना, कीट प्रतिरोधक शस्य किस्में का यूज़ करना। अब भाई आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप क्या करें? जो भी आप कार्बनिक खादें हैं, कार्बनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ करिए, जो भी नाइट्रोजन एग्रीगेटेड जो भी प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, नाइट्रोजन यौगिकर पौधे, कीट प्रतिरोधक शस्य की किस्में यूज़ करनी चाहिए। प्राकृतिक जो कृषि का अन्वेषक कौन है? वो है मसानोबु फुफुका जो हैं वो प्राकृतिक कृषि मतलब जो नेचुरल कृषि है, नेचुरल एग्रीकल्चर है, उसके क्या हैं? फादर हैं। कौन? मसानोबु फुफुका। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया। ग्रीन आर्मी बनाई गई है पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कहाँ किसने बनाई, किस कंट्री ने बनाई? वो है ऑस्ट्रेलिया ने। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी से, इकोसिस्टम, जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम। तो अब भाई जो 10% का जो नियम संबंधित है किससे है? 10% का नियम संबंधित है किससे है? ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। अब इसे समझिए, फूड जो 10% रूल है वो क्या बोलता है? इससे पहले आपको फूड चेन समझनी चाहिए। फूड चेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए। क्या है फूड चेन? अब भाई प्लांट्स क्या है? प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ग्रास क्या है? ग्रास एक प्लांट है। सो ग्रास अपना खाना खुद बनाती है, मतलब जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ग्रास ने जो भी फोटोसिंथेसिस करके सन से एनर्जी ली, ग्रास ने जो भी फोटोसिंथेसिस करके सन से एनर्जी ली, इसको ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाते हैं। ठीक है, ग्रास हॉपर खाते हैं, ग्रास को ग्रास हॉपर खाते हैं। ठीक है, और ग्रास हॉपर को कौन खाता है? स्नेक खा लेता है। मान लो स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाती है। अब ये जो मूवमेंट है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को स्नेक ने, सांप ने खाया, और सांप को ईगल ने खाया। तो अब ग्रास के पास जो एनर्जी थी, मान लो कि उसके पास 100% एनर्जी थी, तो अब जब ये एनर्जी दूसरे ग्रास हॉपर के पास गई तो उसमें 10% का लॉस हुआ होगा। कितनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई? ओनली 90% एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई। 10% एनर्जी कहाँ लूज हो गई? तो ये जो 10% लॉस है कि जब भी कोई भी एक फूड चेन से
एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन के अंदर मूवमेंट होती है, और जब भी कोई एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंदर जब भी खाना का ट्रांसफ़र होता है, भोजन का, एनर्जी का, खाद का जो ट्रांसफ़र होता है, उसकी वजह से जो 10% एनर्जी का लॉस होता है उसे बोलते हैं 10% नियम संबंधित है। तो ऊर्जा का जो खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से जैव मंडल से जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम चुनिए। उसमें पहले जनसंख्या आएगी, उसके बाद समुदाय आता है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र आता है, देन भूदृश्य है। मीन्स पहले पॉपुलेशन, जनसंख्या, उसके बाद समुदाय मतलब कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, देन उसके बाद भूदृश्य आता है। सुपोषण स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब जो भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो उस लेवल को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो आज हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, अब ज़्यादा टाइम हो रहा है तो अब मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूँगा। और थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको हिट करें जिससे कि आप अर्ली नोटिफिकेशन पा सकें।